चेक एम आई ऑडिबल एवरीबडी? एक बार फटाफट से बता दीजिए, आर वी लाइव, येस और नो? क्विकली लेट मी नो, क्विकली एवरीबडी. Perfect. Yes, we are live. बहुत अच्छे. Perfect, everyone. A very warm welcome to each and every one of you. Hi, humans. As I say, फटाफट से everyone join in. आज हम शुरुआत करेंगे Contemporary South Asia, one shot full revision of our chapter 3 Contemporary South Asia. एक बार फटाफट से बता देंगे कि ऑडियो एकदम क्लियर है, हाँ या ना? फटाफट से let me know and then we shall get started. Perfect everybody, waiting for everyone to join in. Perfect. 1 मिनट वेट करते हैं ताकि सभी ज्वाइन कर ले. क्विकली एक बार ज्वाइन कर लो, फिर शुरुआत करेंगे. परफेक्ट. ऑडियो क्लियर है? परफेक्ट एवरीबडी, बहुत बढ़िया. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द चैट सेटिंग्स कि मुझे आप सबकी चैट्स एक बार दिख जाए क्लियरली. 1 सेकेंड दीजिए जरा, तभी इंटरेक्शन में मजा आएगा. गिव मी अ मिनट, 1 मिनट देंगे केवल. Perfect. Now I can very well read your chats. बढ़िया. चलिए शुरू करते हैं. क्या इशू आ रहा है ये? परफेक्ट. चलिए. Perfect everybody. Good evening to each and every one of you. Welcome to our today's session. A very warm welcome everybody. तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. पिछले चैप्टर में हमने इमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में जाना, राइट, जिसमें सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की बात करी, फिर हमने आसियान की बात करी और फिर चाइना की बात करी. तो आसियान में हमने कौन सी स्पेसिफिक एरिया की बात करी थी? साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें 10 कंट्रीज आती हैं. क्या उसमें इंडिया आती है, हाँ या ना? फटाफट से बता दीजिए. इज इंडिया अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया?
हमने जाना था कि इंडिया पार्ट नहीं है, इंडिया पार्ट है साउथ एशिया की। तो हम साउथ एशिया के बारे में बहुत डिटेल में प्रॉपर जो हिस्ट्री रही है, जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, वो इस चैप्टर में जानेंगे। राइट एवरीवन, परफेक्ट। चलिए, तो सबसे पहला सवाल उठता है हमारे दिमाग में कि व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया आखिरकार है क्या, है ना, कौन सा रीजन है ये साउथ एशिया। चलिए, तो थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए ना मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ जिससे हम याद कर सकेंगे कि साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है जी, तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और इंडिया के आसपास वाले नेबर्स, इंडिया और इंडिया के पड़ोसी है साउथ एशिया। तो इंडिया तो हमें पता है, ठीक है जी, इंडिया, राइट। इंडिया का सबसे पहला पड़ोसी पाकिस्तान हमें पता है, ठीक है जी। फिर छोटा सा पड़ोसी नेपाल हमें पता है, फिर भूटान हमें पता है ना। फिर यहाँ पे बांग्लादेश हम जानते हैं, फिर श्रीलंका, राइट। तो ये 7 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मालदीव्स भी आएगा। अफगानिस्तान को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, आप गूगल करेंगे तो गूगल पे दिखाते हैं कि अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, बताइए जरा। यहां पे जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व हुई, हाँ या ना? यस एवरीबडी, बहुत अच्छे। चलिए, तो साउथ एशिया में कौन सी 7 कंट्रीज हैं, फटाफट से लिख के बता दो कौन सी 7 कंट्रीज हैं साउथ एशिया में। चलिए जानते हैं, अब याद करते हैं। ये देखिए, इंडिया और इंडिया के पड़ोसी, तो यहाँ पे हमारे पास इंडिया है, ठीक है जी, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और मालदीव्स है, ठीक है। दीज 7 कंट्रीज कंप्राइज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया 7 कंट्रीज, ठीक है जी, 7 याद रखेंगे, 7 कंट्रीज इन साउथ एशिया। चलिए, सो द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज। ये 7 कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया में। क्लियर? दिस इज अ रीजन वेयर राइवलरी एंड गुडविल, होप एंड डिस्पेयर, म्यूचुअल सस्पेशन एंड ट्रस्ट को एग्जिस्ट। तो ये ऐसा वी कैन से इलाका है, ऐसा नेबरहुड है जहां पे राइवलरी भी है, भाई आपस में दुश्मनी भी है कंट्रीज की, गुडविल भी है, अच्छे रिलेशंस भी है, फ्रेंडशिप भी है, होप भी है कि हाँ भाई कुछ बेहतर हो सकता है, तो वहीं पे डिस्पेयर भी है कि कुछ गलत अनहोनी भी हो सकती है, वॉर भी हो सकती है, म्यूचुअल सस्पेशन भी है, एक दूसरे पे शक भी है, इंडिया को पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को इंडिया पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक तरह से ट्रस्ट भी है, राइट। तो ये एक ऐसा वी कैन से रीजन है। चलिए, अब एक बार ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, सो द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ, नॉर्थ में हिमालयाज है, एंड द वास्ट इंडियन ओशन, इंडियन ओशन साउथ में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इस साइड, अरेबियन सी इस साइड, राइट, इन द साउथ वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड अ नेचुरल इंसुलैरिटी टू द रीजन। नेचुरल इंसुलैरिटी यानी कि इंसुलैरिटी यानी कि प्रोटेक्शन, आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज्योग्राफिकली हम बात कर रहे हैं। क्लियर एवरीबडी, हाँ या ना, फटाफट से बता देंगे, क्विकली लेट मी नो। चलिए, सो ये जो ज्योग्राफी है, दिस इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज रिलेटेड, सोशल एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो साउथ एशियन रीजन है, ये अलग लैंग्वेज बोलता है, सोशली और कल्चरली बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग इसमें कल्चर्स और सोसाइटी में लोग रहते हैं, राइट। इंडिया खुद में ही इतना डाइवर्स है, तो ये किस चीज को बोला, ये जो नेचुरल इंसुलैरिटी मिल रही है, ऊपर नॉर्थ में हिमालयस और नीचे जो हमने बात करी बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी से, लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंग्विस्टिक, सोशल एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, जो हम अलग हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो चाइना इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर बट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रीजन। चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकिन साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। क्लियर? बहुत अच्छे। साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस।
यहाँ पे मतलब क्या है, साउथ एशिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड रीजन है, यानी कि हर एक कंट्री में अलग अलग जैसे हमने बात करा रिलीजन्स है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो डाइवर्स है। लेकिन है तो ये पूरा साउथ एशिया ही ना, एक ही रीजन है, वन जियो पॉलिटिकल स्पेस, ज्योग्राफिकली एंड पॉलिटिकली दिस इज वन रीजन। क्लियर एवरीवन? यहां तक सभी को समझ में आया, हाँ या ना? आगे चले, फटाफट से बता दीजिए। जो जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है मैं आपको बताती जाऊंगी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है जी। चलिए, so the various countries in South Asia do not have the same kind of political system, explain। आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है, राइट? ये ऐसी चीज है, काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं यहां। चलिए, तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें बताना है कि साउथ एशियन अलग अलग कंट्रीज का मेंशन करना है, वहां पे ये सिस्टम है, वहां पे डेमोक्रेसी है, ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहला और इमीडिएट पॉइंट जो आपको रट लेना है, जो आपको याद भी रहेगा ऑटोमेटिकली, कि केवल ये 2 कंट्रीज है, कौन सी? श्रीलंका और इंडिया। केवल ये 2 कंट्रीज हैं जो शुरुआत से डेमोक्रेटिक रही हैं, जब से वो आजाद हुई हैं ये डेमोक्रेटिक रही हैं। कौन सी? श्रीलंका और इंडिया। So despite many problems and limitations, they have successfully operated a democratic system since their independence from British। समझ गए बात? तो केवल 2 ऐसी कंट्रीज है साउथ एशिया में जो शुरुआत से डेमोक्रेटिक रही हैं, वो है श्रीलंका और इंडिया। क्लियर? आगे चलते हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की बात करते हैं। तो भाई पहले तो दोनों एक थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, राइट? फिर बाद में जो है डिवीजन होता है, बांग्लादेश अलग से एक सेपरेट कंट्री बनती है। तो ये दोनों रीजन्स ने दे हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल। सिविलियन एंड मिलिट्री रूल तो यहाँ पे मिक्स्ड है। देखो, एक तरीके की एक तो है डेमोक्रेसी की, भाई लोग जो है इलेक्ट कर रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरी तरीके का है मिलिट्री रूल, जब जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, वो पावर, पॉलिटिकल पावर भी ले लेती है, राइट? तो यहाँ पे दोनों अभी हम पढ़ेंगे इन डिटेल कि सिविलियन रूल भी रहा है और मिलिट्री रूल भी रहा है, दोनों तरीके की गवर्नमेंट्स रही हैं, ठीक है जी। अब बांग्लादेश की बात करें तो पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड 1945 के बाद से इट हैज रिमेन्ड अ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की बात करेंगे तो पूरा एक बहुत ज्यादा ही इन डिटेल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आएंगी, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। Began the post Cold War period with successive democratic governments under बेनाजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ रिस्पेक्टिवली। पहले डेमोक्रेटिक हुआ, फिर वापस से मिलिट्री कूप आया, फिर वापस से डेमोक्रेसी हुआ। तो ऐसे करके मिक्स एंड मैच है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेपाल की बात करें तो टिल 2006 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? मोनार्की तो हम सबको पता है किंग का रूल है ना, राइट? एक मोनार्क है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि लिमिटेड पावर्स है उस मोनार्क के पास। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं जो उसे फॉलो करने हैं। क्लियर? सो दिस इज द लिमिटेड मोनार्की। समझे बात? हाँ या ना? इसको डेमोक्रेटिक मोनार्की भी बोलते हैं। क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। In 2008, the monarchy was abolished and Nepal emerged as a democratic republic। 2008 में मोनार्की खत्म हो गई थी एंड डेमोक्रेसी की तरफ नेपाल बढ़ा, राइट? तो ये एक ओवरव्यू दे दिया है पॉलिटिकल सिस्टम्स का इन साउथ एशिया। आगे चलते हैं, जो कंट्रीज बची हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो शॉर्ट मार्कर में ये कई बार पूछा गया है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। भूटान, इट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008। Under the leadership of the king, it emerged as a multi-party democracy। तो ये भूटान के लिए है कि 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था और फिर किंग के रहते ही एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की गई। मालदीव्स की बात करें तो एक सल्तनत थी टिल 1968। ये ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इवन फॉर योर CUET। फिर एक रिपब्लिक में बदल गई विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है और कौन सी कंट्री में है? कोई भी एग्जांपल दे सकते हो आप प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? क्विकली लेट मी नो। हाँ जी, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे आगे चलेंगे जब इन डिटेल में बात करेंगे। USA, हाँ,
तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जहां पे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों कौन है, प्रेसिडेंट है। इंडिया क्या फॉलो करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट में होता है ये डिवीजन ऑफ पावर्स जो हमने बात करी, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी। रिपब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है जी। चलिए फिर जून 2005 में पार्लियामेंट ऑफ द मालदीव्स वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो भाई 2005 जून में मल्टी पार्टी सिस्टम पे सबने वोट किया कि भाई ये जो है होना चाहिए मालदीव्स में। और फिर जो एमडीपी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वो डोमिनेट करती है पॉलिटिकल अफेयर्स को, यानी कि इट इज द मोस्ट पावरफुल और पॉपुलरली सपोर्टेड पार्टी ओवर देयर। और 2018 के भी इलेक्शंस यही पार्टी जीती थी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो, फटाफट से बता दीजिए, क्विकली लेट मी नो। दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ द political systems, different political systems in South Asia. The favorite question of CBSE, CBSE के favorite question पे चलते हैं। Despite the mixed record of democratic experience, the people in all these countries share the aspiration for democracy. भाई सारी कंट्रीज के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन वहां के लोग अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, ठीक है जी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो पीपल themselves elect, राइट, जो पीपल खुद चुने, राइट। तो ये एक सर्वे हुआ था, उसके तहत पता चला कि भाई मोस्टली जो सबने है वोट किया है कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, ठीक है। ये वोट यहाँ पे आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज। तो मोस्टली सबने बोला कि डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डजंट मैटर टू मी, ज्यादा वोट्स दिए हैं लोगों ने, ठीक है जी। चलिए, हाउ सूटेबल इज डेमोक्रेसी फॉर योर कंट्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा सर्वे है। यहाँ पे दिस इज द होल टाइमलाइन। ये जब आप चैप्टर हम पूरा कवर कर लेंगे ना, इसको गो थ्रू कर लेना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक रीकैप है, इसीलिए मैं साइड हो गई हूँ, ठीक है। ये टाइमलाइन एक बार देख लेना। चलिए, अच्छा, ये जो हमारा आंसर था डेमोक्रेसी प्रेफर्ड है, तो उसमें हम क्या बताएंगे, पहले तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम बता देंगे सारी कंट्रीज का, और फिर इस सर्वे के बारे में बताएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में आप रेफर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, विच इज द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, सिस्टम को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री। क्लियर एवरीवन, फटाफट से बता दो, हाउ इज द जोश, इज एवरीवन रेडी? Okay, the Josh is high. Mohit, Tanishka, okay, Sia, Ankita, Nakul, Simran, Udham Singh, Nidhi, Vikas. Okay, perfect everybody. तो जोश बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखो, मिलिट्री और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में आपको क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर सीयूईटी। बोर्ड्स में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान का उस पर ज़्यादा आंसर नहीं आता है। आंसर किस पे आता है बोर्ड्स में, जो फैक्टर्स है जिस वजह से डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है पाकिस्तान में, ये पूछा जाता है बोर्ड्स में, राइट। एंड ये जो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये सीयूईटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ। इसको लेके ना ईयर लेके एक टेबल बना लें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान, तो जनरल से हमें क्या पता चल रहा है, मिलिट्री में है, राइट। तो जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। तो भाई जनरल अयूब खान, मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है और जनरल अयूब खान पावर में आ जाते हैं। पहले इन्होंने ये जो अपना ऑफिस है वो गिव अप कर दिया था, जो इनका वी कैन से कंट्रोल था, छोड़ दिया था, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद हिज रूल। लेकिन वापस फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो कंट्रोल कर लेते हैं वापस से, यानी कि दिस गेव वे टू मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन अंडर जनरल याहिया खान। अब भाई जनरल अयूब खान के बाद जनरल याहिया खान आए,
यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। ड्यूरिंग याहियाज मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। बांग्लादेश क्राइसिस, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, राइट? पाकिस्तान दो थे और बीच में इंडिया था जब पार्टीशन हुआ। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान जो आज के दिन पाकिस्तान है और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान जो आज के दिन बांग्लादेश है, राइट? सो जनरल याहिया खान के अंडर बांग्लादेश वॉर हुई। आफ्टर अ वॉर विद इंडिया इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई कॉल्ड बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद देखेंगे, एकदम ये याद कर लें, एकदम से बांग्लादेश वॉर के बाद 71 से 77 तक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। क्लियर? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, देन जुल्फिकार अली भुट्टो। क्लियर एवरीबडी? यस और नो? आगे चलेंगे। नाइनटीन 77 में द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक। तो अयूब खान, याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, देन जनरल जियाउल हक वापस से मिलिट्री टेक ओवर, ठीक है जी, 1977 में। फिर 82 ऑनवर्ड्स इनके खिलाफ प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होने लगी। लोग डिमांड करने लगे कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, यू शुड गिव अप द रूल, ठीक है? प्रोटेस्ट हुए, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुई एंड फिर 1988 में जाके वापस से इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई अंडर बेनजीर भुट्टो, ठीक है जी? तो पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर बेनजीर भुट्टो, कब? 1988, ठीक है जी? 1971, 77, फिर ये 1988। उसके बाद पीरियड दैट फॉलोड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी, द पाकिस्तान पीपल पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। तो दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन चला फ्रॉम 1988 ऑनवर्ड्स। कौन सी थी दो पॉलिटिकली एक्टिव पार्टीज? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग। क्लियर एवरीबडी? बताइए। बहुत अच्छे। फिर चलते हैं 1999 में, द आर्मी स्टेप्ड इन अगेन, वापस से मिलिट्री रूल आता है और जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, तब प्राइम मिनिस्टर कौन था? नवाज शरीफ थे, उनको हटा देते हैं, राइट? तो बेनजीर भुट्टो के बाद यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं बीच में, डेफिनेटली आप और गहराई में जाएंगे तो गूगल विकिपीडिया कर सकते हैं। यहाँ पे नवाज शरीफ को हटा के जनरल परवेज मुशर्रफ, वापस मिलिट्री रूल आ जाता है इन 1999 एंड 2001 में जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है जी, जनरल परवेज मुशर्रफ। फिर क्या होता है 2008 में, इन 2008 democratically elected leaders have been, since 2008 democratically elected leaders have been ruling Pakistan। तो 2008 onwards जो है वापस से डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है। दिस इज अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। This is very important for your CUET examination. Again and again I am emphasizing on this. बोर्ड्स में इतना ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बोर्ड्स में क्या पूछा जाता है? क्या रीजंस हैं जिस वजह से डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं टिक पा रही? तो चलिए उन्हें जानते हैं, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजंस that have contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy? ठीक है जी, चलिए। The social dominance of the military, clergy and land owning aristocracy। तो भाई सोसाइटी में ना कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है? तो सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री जो आर्मी है, क्लर्जी कौन होते हैं फटाफट से बता दो, क्विकली लेट मी नो, बताइए। रिलेटेड टू रिलीजियस, बताइए। प्रीस्ट हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन यूरोप जब हम बात करते हैं वो यूरोप के उससे है जी, जो रिलीजियस वी कैन से पावरफुल पोजीशन पे है, राइट? हाँ, रिलीजियस लीडर्स हम कह सकते हैं। एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, जो लैंड ओनिंग क्लास है, जो एलीट क्लास है, रिच पीपल है,
ठीक है। सो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। तो देखो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की खटपट चलती रहती है और वॉर की टेंशन रहती है, या फिर आपका सस्पिशन है एक दूसरे पे, तो पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना, इस वजह से जो वहां के लोग हैं वो चाहते हैं कि यार मिलिट्री ही जो है पाकिस्तान चलाए। ठीक है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है या मिलिट्री रूल है वही सही है, ताकि इंडिया के साथ ये जो रिलेशंस है इनको टैकल कर सके। राइट, तो ये लोग क्या, प्रो मिलिट्री ग्रुप यानी कि मिलिट्री के सपोर्ट में है कि इनके पास पावर होनी चाहिए। ये क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आर फ्लॉड। बहुत सारी कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी में। पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टीज एंड chaotic डेमोक्रेसी, कि भाई पाकिस्तान सिक्योर नहीं रहेगा अगर हम पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज या डेमोक्रेसी पे अपना पॉलिटिकल सिस्टम बेस कर दे, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। द आर्मी स्टे इन पावर इज देयरफॉर जस्टिफाइड। तो जो सपोर्ट करते हैं मिलिट्री रूल पाकिस्तान में वो ये रीजंस देते हैं, सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान की वो सलामत रहे। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। अब भाई इंटरनेशनल एक्टर्स की अगर बात करें, वो भी कुछ ज्यादा खास सपोर्ट नहीं करते कि डेमोक्रेसी लाई जाए पाकिस्तान में। ठीक है, तो क्यों भाई? बिकॉज दे हैव द फियर ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, कि भाई जो इंटरनेशनल टेररिज्म है, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म है, वो और ज्यादा फैल ना जाए अगर हम इनको बोले कि डेमोक्रेसी आप लाइए। राइट, प्लस एप्रीहेंशन दैट पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। प्लस ये भी डर है कि भाई हमने अगर ऐसा कुछ सजेस्ट किया तो जो इनके न्यूक्लियर आर्सेनल है, राइट, जो इनके पास न्यूक्लियर पावर है, वो मिसयूज ना हो जाए टेररिज्म के तहत। द मिलिट्री रिजीम यानी कि रूल इन पाकिस्तान हैज बीन सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट्स इन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। तो ये जो मिलिट्री रूल है ना, इसको सब सेफ साइड ही मान के चल रहे हैं कि चलो एटलीस्ट टेररिज्म तो नहीं होगा, ऐसे करके इन और ये वेस्टर्न इंटरेस्ट्स के लिए काफी अच्छा है। वेस्टर्न इंटरेस्ट यानी कि आपकी वी कैन से यूरोपियन कंट्रीज, आपका अमेरिका एंड साउथ एशिया। क्लियर? पाकिस्तान हैज, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एमसीक्यू आ जाते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको इनकरेक्ट कराते हैं, लेकिन ये करेक्ट है दैट पाकिस्तान हैज अ करेजियस and relatively free press and a strong human rights movement। courageous and free press यानी कि जो मीडिया है उसके पास राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट, एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी है पाकिस्तान में। तो ये दो चीजें हैं जो पॉजिटिव है, तो इन्हें भी ध्यान में रखना। क्लियर एवरीबडी? यस और नो एक बार फटाफट से बता दें। इज इट क्लियर? परफेक्ट। इसी के तहत पाकिस्तान वाला हमारा पूरा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो कवर होती है, एज वेल एज द रीजंस। केओटिक डेमोक्रेसी यानी कि सही तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो फंक्शन नहीं करेगी। केओस यानी कि वी कैन से हिंदी में जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, केओटिक हो गया है सब कुछ ना, बहुत सिस्टमैटिकली नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ केओस। फाइन, परफेक्ट एवरीबडी। चलिए अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी शैल स्टार्ट विद डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश।
चलिए, यस दीज आर द पीपीटी नोट्स। अगर आपको इनको परचेज करना है आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं www.humanities.in पे, और नहीं करना है तो फ्री में आप देख सकते हैं, खुद अपने हाथों से नोट्स बनाइए और लिखिए। ठीक है जी। चलिए, बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई वो जानते हैं। परफेक्ट। चलिए, तो जैसे हमने देखा बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था। सो बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। फिर 1971 में वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। तो बांग्लादेश कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन्ड एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, राइट। तो बंगाल और असम वाला रीजन जब उसका डिवीजन हुआ तो वो वाला जो पार्टीशन रीजन है वो बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बना। पीपल ऑफ दिस रीजन रिजेंटेड यानी कि रोकना, ठीक है, द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो डोमिनेट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान को, और उन पे उर्दू लैंग्वेज थोप रहा था, इम्पोज कर रहा था। ठीक है जी, अपनी डोमिनेंसी, अपना सुपीरियोरिटी दिखा रहा था। क्लियर। तो क्या हुआ, पार्टीशन के बाद प्रोटेस्ट चालू होते हैं अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। तो वहाँ के जो बंगाली पीपल हैं, राइट, बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स थे, उनके कल्चर को सप्रेस किया जा रहा था, उनकी लैंग्वेज को दबाया जा रहा था। बाय हुम? बाय द वेस्ट पाकिस्तान, राइट। तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, राइट, बंगालीज के साथ, उसको रोका जाए, राइट। तो क्या मांगा गया, डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर, कि हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए यानी कि फेयर शेयर चाहिए, चाहे आप रिजर्वेशन करो या हमें भी जो है पॉलिटिकल पावर दो, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, गवर्नेंस में भी हमें आप हिस्सा दो, बिकॉज वी आर वेरी वेल अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो वहां के कौन लीडर थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे जरा, शेख मुजीबुर रहमान। सो शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन। तो ईस्ट पाकिस्तान के कौन से लीडर उभर के आए, शेख मुजीबुर रहमान, राइट। ही लेड द पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। आई बात समझ में यहां तक, हाँ या ना? बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये दोनों टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर जो इंडिविजुअल रिलेशंस आते हैं इंडिया के साथ इन सारी कंट्रीज के। चलिए, तो शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान के बिहाफ पे क्या डिमांड किया कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, ऑटोनॉमी यानी कि पावर दी जाए कि हम अपने खुद के डिसीजंस ले सके, राइट, फॉर द ईस्टर्न रीजन यानी कि फॉर ईस्ट पाकिस्तान। तो 1970 में क्या होता है, 1970 में ना इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, राइट। हमने देखा ना 1971 से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुरू हो जाती है। सो इलेक्शंस इन दी देन पाकिस्तान 1970 में होते हैं। द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, वो जीत जाती है कहां पे, ईस्ट पाकिस्तान में। सो द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान वन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान एंड सिक्योर्ड अ मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। तो भाई मेजॉरिटी पूरे पाकिस्तान में, ईस्ट और वेस्ट में, कौन सी पार्टी लाती है, अवामी लीग, जो कि शेख मुजीबुर रहमान जिसके लीडर थे, राइट। तो अब क्या होता है, अब ईस्ट पाकिस्तान के पास ज्यादा पावर आ गई, किसमें, पॉलिटिकल पावर में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो भाई वेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स को हजम नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम नहीं मान रहे, ठीक है, हम नहीं मानते इस इलेक्शंस को, ठीक है। वो होता है ना एक छोटा बच्चा जिसको लूडो खिलाओ फिर वो रोने लगता है अगर वो हार जाता है, तो सेम सीन यहाँ पे भी हुआ। किस किस के साथ हुआ है ऐसा? So the government dominated by the West Pakistani leadership refused to convene the assembly. उन्होंने मना कर दिया, हम इसको नहीं मानते, ठीक है, और हम ये असेंबली नहीं बना रहे, राइट। तो शेख मुजीब वाज अरेस्टेड। तो भाई अरेस्ट कर लिया शेख मुजीबुर रहमान को,
एंड फिर मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याहिया खान, द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल। जो मास मूवमेंट, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे बंगाल में, राइट, जो बंगाली पीपल कर रहे थे, उनको सप्रेस किया गया अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याहिया खान। Thousands were killed by the पाकिस्तानी आर्मी। बहुत सारे लोगों की हत्या की गई, बहुत सारे लोगों को मारा गया इस उनके प्रोटेस्ट को रोकने में, सप्रेस करने में, उनकी आवाज दबाने में। एंड इस वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, टुडेज बांग्लादेश के लोग हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए इंडिया में माइग्रेट करके आ गए। सो दिस लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ पीपल टू इंडिया, क्रिएटिंग अ ह्यूज रेफ्यूजी प्रॉब्लम फॉर इंडिया। रेफ्यूजी यानी कि मजबूरी में आए हैं वो लोग जो किसी मजबूरी, या तो कोई नेचुरल कैलामिटी या तो कोई वॉर, ऐसी सिचुएशन की वजह से इंडिया में रेफ्यूज लेने, इंडिया में सिक्योर होने, रहने आ गए हैं। आई बात समझ में, हाँ या ना? और यही वो रीजन है जो हमने नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा कि नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइडर्स कर रहे हैं, राइट, कि आउटसाइडर्स क्यों नॉर्थ ईस्ट में आके जो है हमारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर रहे हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट पे अपना ज़्यादा शेयर ले रहे हैं और हम एक माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो हमने रीजनल, हाँ, आसाम मूवमेंट रीजनल एस्पिरेशंस वाले चैप्टर में पढ़ा है, राइट, बहुत अच्छे। डेमोक्रेटिक अपसर्जेस जो है वो एडेड टॉपिक में है कार्तिक, वो एडेड टॉपिक मटेरियल में आपको मिलेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड था? इंडिया ने सपोर्ट किया किसको? बांग्लादेश को। द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कि भाई वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं और हमने उनको फाइनेंशियली और मिलिट्रीली दोनों तरीके से हेल्प किया। एड यानी कि हमने हेल्प किया फाइनेंशियली भी और मिलिट्रीली भी, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर क्या होता है? ये तो पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स था। अब जब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आ गई, इंडिया इन्वॉल्व हो गया कि भाई हम क्या है, मदद कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को आया गुस्सा, भाई तू क्यों घुसा, तू क्यों बीच में बोला, तो क्या हुआ? वॉर हो गई, राइट। सो दिसंबर 1971 में वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्लियर, जिसकी वजह से वॉर होती है। फिर जो है पाकिस्तानी फोर्सेस सरेंडर कर लेती हैं क्योंकि इंडियन आर्मी जो है चारों तरफ से ढाका पे कब्जा कर लेती है, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर कर लेती हैं एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, क्योंकि वहां के लोगों ने भी इंडियन आर्मी को वेलकम किया, इंडियन आर्मी का सपोर्ट किया कि बिल्कुल हमें जो है आप इंडिपेंडेंस दिलाइए फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बांग्लादेश वॉर, राइट। ये और डिटेल में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। दिस इज अ रिविजन वीडियो या फिर आप एक ओवरव्यू वीडियो मान लो जिससे हमें पता चल रहा है इवेंट्स क्या क्या हुए। क्लियर एवरीबडी? यस और नो? फटाफट से बता दे। हाँ, फ्रॉम 3 साइड्स, बहुत अच्छे। अरे क्या बढ़िया, एकदम सही राहुल। इंदिरा गांधी गॉट पॉपुलर आफ्टर बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत बढ़िया, लाजवाब। दोनों बुक्स को ना हमें साथ साथ थोड़ा रिलेट करके चलना है कि इस टाइम भाई इंडिया में कौन था पावर में, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, Bangladesh drafted its constitution declaring faith in secularism, democracy and socialism। अभी ना यहाँ पे मोए मोए हो जाएगा, देखना जरा, तुम भी हंसोगे। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है बांग्लादेश में भाई सेक्युलरिज्म यानी कि सारे जो रिलीजन है वो इक्वल है, डेमोक्रेसी यानी कि लोग जो है पीपल्स गवर्नमेंट होगी, और सोशलिज्म वेलफेयर ऑफ पीपल होगा, राइट। अब क्या होता है देखिए जरा, मोए मोए 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी थी वेस्ट पाकिस्तान से, है ना, शेख मुजीबुर रहमान कॉन्स्टिट्यूशन में को अमेंड करते हैं, अमेंड यानी कि चेंज करते हैं, और पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर देते हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट है उसके पास सारी पावर आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास रहे, ठीक है। और सारी पार्टीज को अबॉलिश कर देते हैं एक्सेप्ट उनकी खुद की पार्टी अवामी लीग,
मोए मोए, जिसने आजादी दिलाई वही कब्जा कर बैठा भाई। सो अबॉलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन, द अवामी लीग। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस हुए कि भाई फिर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स किसी एक इंडिविजुअल के पास चला गया, राइट। सो क्या होता है आगे, अगस्त 1975 में उनका असैसिनेशन हो जाता है इन अ मिलिट्री अपराइजिंग। असैसिनेशन यानी कि वी कैन से पॉलिटिकल पर्पसेस से जो किसी को मारा जाता है, किल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज असैसिनेशन। अब क्या होता है, द न्यू मिलिट्री रूलर, अब मिलिट्री रूल आ जाता है कहां पे, ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है जी। सो द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान फॉर्म्ड हिज ओन बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी किसने बनाई, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जियाउर रहमान ने। एंड 1979 में इलेक्शंस वो जीत जाते हैं वापस से। ही वाज आल्सो असैसिनेटेड। अनदर मिलिट्री टेक ओवर फॉलोड अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद। तो भाई दोनों जो रहमान है, ठीक है, यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान एंड यहाँ पे जियाउर रहमान, दोनों का असैसिनेशन हो जाता है। एंड यहाँ पे वापस से कौन आता है, नेक्स्ट मिलिट्री लीडर एचएम इरशाद। क्लियर एवरीबडी, यस और नो, यहां तक सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो भाई अब हमेशा जब भी कुछ लोगों की इच्छा के खिलाफ होगा तो लोग साथ में उठ के जो है प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे कि भाई ये गलत है, हम ये नहीं चाहते। तो सिमिलरली मिलिट्री टेक ओवर था तो वापस लोग जो है द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करते गए कि एंड स्टूडेंट्स इसमें सबसे आगे थे कि भाई डेमोक्रेसी वापस लाई जाए बांग्लादेश में। तो जो एचएम इरशाद है लेफ्टिनेंट जनरल, he was forced to allow political activity on a limited scale। तो भाई मजबूरन उन्हें जो है लिमिटेड स्केल पे भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउ करनी पड़ी, लोगों को थोड़ा सा दिखाना पड़ा कि हाँ भाई मैं डेमोक्रेसी जो है ला रहा हूँ। He was later elected as president for 5 years। खुद ही को जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा लिया, लोगों को ये दिलासा देके कि भाई तुमने ही वोट किया, या फिर ये एक वी कैन से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। 1990 में लोग नहीं माने भाई, मास पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और इरशाद जी जो हैं वो पोजीशन से हट गए। एंड देन फाइनली इन 1991 इलेक्शंस वर हेल्ड एंड तब से वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस इन बांग्लादेश। मल्टी पार्टी इलेक्शंस यानी कि कई सारी पार्टीज हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं जो उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेगा गवर्नमेंट में। इज इट क्लियर एवरीबडी, यस और नो? फटाफट से बता देंगे। दिस इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। बताइए जरा। बहुत अच्छे, उधम सिंह चौहान, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, शिमला अग्रीमेंट वाज साइंड आफ्टर द बांग्लादेश वॉर, बुक 2, बहुत अच्छे। और डिटेल में जानना है तो हमारी बुक 2 में है भाई, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में जब हमने पढ़ा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी नेपाल में है। चलिए, तो नेपाल में कैसे मोनार्की और डेमोक्रेसी, मोनार्की थी फिर डेमोक्रेसी कैसे लाई गई, जानते हैं जरा। अभी भी कौन कौन है फटाफट से एक बार बीच में अटेंडेंस लगा लेते हैं एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, मिड क्लास अटेंडेंस। भाई कौन कौन है फटाफट से प्रेजेंट लगा दीजिए। ओके, वी हैव आरुषि, यस कनन, होगी क्लास, टेंशन ना लो। ओके, वी हैव श्रेया, सिमरन, नकुल, तनिष्का, कार्तिक, रणधीर, ओके, तुष्टि, अरुणिमा, सैनी, श्रेया, ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, सब दिख रहे हैं। इलायची, अच्छा नाम है यार काफी,
चलो ग्रेट एवरीबॉडी, मैं तुम्हारी आंखें ही खोल रही थी भाई, जाग जाओ, एग्जाम आने वाला है, थोड़ा सा रिविजन कर लो, राइट। चलो, तो नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट, पहले नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम। इन द मॉडर्न पीरियड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? मोनार्क क्या है भाई? एक किंग है जिसके पास पावर्स हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी है साथ में, तो वो पावर्स जो है, जो पहले एब्सोल्यूट थी, वो लिमिट हो गई है, राइट। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है डिसीजंस लेने होंगे। तो थ्रू आउट दिस पीरियड political parties and common people of Nepal have wanted a more open and responsive system of government। तो भाई इस पूरे दौरान जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि एक ओपन सिस्टम हो, अगर कोई हम सवाल पूछ रहे हैं तो गवर्नमेंट हमें जवाब दे, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो। लेकिन जो किंग है अपनी आर्मी के साथ जो है पूरा कब्जा करके, फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट करके रखता था एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। एंड ऑब्वियसली जो पावर में है वो नहीं चाहेगा यार उसकी पावर छीनी जाए, तो वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी रोक दी जाए, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चीजें ना हो, राइट। चलिए फिर क्या होता है 1990 में, द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर से लोग आवाज उठा रहे थे, तो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हो रही थी। तो किंग ने बोला कि चलो अच्छा ठीक है, हम एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें जो लोग कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चीजें होंगी। 1990 में ऐसा बोला गया। तो फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती कुछ ही देर तक टिकती, तो शॉर्ट और ट्रबल्ड करियर था उनका। अब क्या हुआ ड्यूरिंग द 1990s? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंख खोल के देखिए प्लीज। 1990s के दौरान क्या होता है? माओइस्ट्स इन नेपाल were successful in spreading their influence in many parts of Nepal। माओइस्ट्स कौन है? Who are the Maoists? फटाफट से बताइए भाई। जिनको स्क्रीन ब्लर दिख रही है, जरा क्वालिटी जो है इनहेंस करें यूट्यूब पे, राइट, जो ऑप्शन आता है ना सेटिंग्स वाला, क्वालिटी आप सबसे ज्यादा करिए और अपना नेट जो है वो एक बार चेक कर लें। नक्सलाइट्स, देखो माओइस्ट्स बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसर्जेंसी। वो क्या करते हैं? वी कैन से वॉयलेंट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रिंगिंग इन चेंज, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ माओस, यस, वेरी गुड। हाँ, तो मेन फैक्टर क्या है? आर्म्ड इंसर्जेंसी का इस्तेमाल करना, कि अगर आप कोई चेंज लाना चाह रहे हैं तो भाई किसी को परेशान कर दो यार, ठीक है। और ये अभी हम आगे पढ़ेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर, उसमें देखेंगे। तो माओइस्ट्स ऑफ नेपाल वर वेरी सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ नेपाल, कि भाई हमें खुद से कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जो है ये चीज कंट्रोल में आएगी, तभी हमारी सुनी जाएगी, ठीक है, तभी जो है क्विक चेंज आएगा, राइट। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलिए, so Maoists believed in armed insurrection, armed insurgency against the monarch and the ruling elite, राइट। जो मोनार्क है, जो किंग है, और जो रूलिंग एलिट है, जिन्होंने अपना कब्जा लगाया हुआ है भाई, वो जो है उनको वॉयलेंट तरीकों से ही दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है। सो दिस लेड टू अ वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट गुरिल्लाज एंड द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग। तो जो किंग की आर्मी है, जो किंग की मिलिट्री है, और जो माओइस्ट गुरिल्लाज हैं, जो आर्म्ड वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करते हैं, यानी कि वो प्रोफेशनल नहीं है लड़ने में, बट ऐसा है कि बहुत सारे लोग मिलके जो तंग है गवर्नमेंट से, साथ आके जो है परेशान करते हैं, राइट। जैसे हिट एंड रन कर दिया, सैबोटाज, ऐसे तरीके अपना के जो है आर्म्ड फोर्सेस से, मिलिट्री से डील करते हैं। So there was a triangular conflict, very important, triangular conflict, यानी कि 3 पार्टीज थी। कौन सी? द मोनार्किस्ट फोर्सेस, जो मोनार्क है उसकी आर्मी, द डेमोक्रेट्स जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, और द माओइस्ट जो वॉयलेंट तरीकों से, आर्म्ड इंसर्जेंसी से ये चेंज लाना चाहते हैं, राइट। तो ये ट्रायंगल, माओइस्ट फोर्सेस, डेमोक्रेट्स एंड मोनार्किस्ट फोर्सेस, ठीक है। MDM के तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर क्या होता है 2002 में? द किंग अबॉलिश्ड द पार्लियामेंट
and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that existed in Nepal. तो अब क्या किया गया, जो बच्ची कुछ ही डेमोक्रेसी थी उसको भी हटा दिया गया कि भाई तुम इतना हल्ला कर रहे हो ना, लो वो होती है ना कुछ टीचर्स, है ना, कि तुम इतना शोर कर रहे हो अब मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं, राइट, वही किया, ठीक है। तो बच्ची कुछ जो पार्लियामेंट थी वो भी अबॉलिश कर दी, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, एंड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और सारी अब एब्सोल्यूट पावर अपने हाथों में ले ली, ठीक है जी। फिर वापस से प्रोटेस्ट हुए, है ना, मैंने आपको बताया ना वही चीज। तो अप्रैल 2006 में देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट की डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए, राइट। फिर फाइनली क्या होता है, These people who were protesting, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, उनकी पहली मेजर जो जीत हुई, पहली मेजर जो विक्ट्री हुई, वो कब हुई, जब जो किंग है he was forced to restore the House of Representative, पार्लियामेंट वापस, जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे, जो इलेक्शंस लिमिटेड डेमोक्रेसी में हुए थे, उनको वापस लाया गया, जो अप्रैल 2002 में डिसॉल्व किया गया था। तो भाई डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के बाद ये जो पार्लियामेंट हटा दिया गया था ब्लैकमेलिंग की वजह से, वो वापस लाया गया। एंड लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय द 7 पार्टी अलायंस SPA, इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। नॉन वायलेंट मूवमेंट यानी कि अहिंसक मूवमेंट, अहिंसक प्रोटेस्ट, कौन सी पार्टी ने, 7 पार्टी अलायंस, मतलब प्रोबेबली दिस इज एन अलायंस ऑफ 7 पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर, द माओइस्ट्स एंड द सोशल एक्टिविस्ट्स। तो SPA प्लस माओइस्ट प्लस एक्टिविस्ट्स जो ये चेंज लाना चाहते थे। इज इट क्लियर एवरीबडी, हाँ या ना? ये पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा स्टेप बाय स्टेप, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नेपाल, सभी को समझ में आई? येस और नो फटाफट से बताएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखिए डेमोक्रेसी की अब बात करते हैं। ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, जो चेंज है डेमोक्रेसी की तरफ, Nepal's transition to democracy is almost complete. It has undergone a unique moment in its history because it formed a constituent assembly to draft the constitution for Nepal. जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, सिमिलरली नेपाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई who framed the constitution of Nepal. Some sections in Nepal thought that a nominal monarchy यानी कि थोड़ी सी नाम की मोनार्की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से जो है एक मोनार्की रहे हैं, ये हमें अपने पास से जोड़ा रखेगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। तो माओइस्ट ग्रुप्स अग्रीड टू सस्पेंड आर्म्ड स्ट्रगल्स। भाई माओइस्ट ग्रुप्स ने कहा अब हम वायलेंस नहीं करेंगे, आर्म्ड इंसर्जेंसी नहीं करेंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे। एंड दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड रैडिकल प्रोग्राम्स। रैडिकल यानी कि क्विक चेंज, जल्दी से चेंज लाया जाए, ठीक है, ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, राइट। द माओइस्ट्स एंड सम अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स वर आल्सो डीपली सस्पिशियस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स रोल इन द फ्यूचर ऑफ नेपाल। अब भाई और भी पॉलिटिकल ग्रुप्स और माओइस्ट जो हैं उनको तो इंडियन गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट खटक रही थी, यार ये क्या चाहते हैं, ये क्या हम पे कब्जा करना चाहते हैं। सो दे वर सस्पिशियस, उनको डाउट था, सस्पिशन था। देन इन 2008 Nepal became a democratic republic after abolishing the monarchy. फाइनली मोनार्की अबॉलिश की जाती है, खत्म की जाती है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनती है नेपाल। डेमोक्रेसी के बेसिस पे पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल बनाई जाएगी। एंड नया कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया फटाफट से बता दो। नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015, हाँ या ना? बहुत अच्छे, परफेक्ट एवरीबडी, वेरी गुड। श्रेया, नित्या, कियारा, अंजलि, मनप्रीत, प्राची, बहुत अच्छे। चलिए नाउ वी हेड टू श्रीलंका। 2 मिनट का वाटर ब्रेक लेते हैं एंड देन वील कंटिन्यू विद द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।
I'll be just right back after a 2-minute water break. चलिए. चलिए एवरीबडी, लेट्स कंटिन्यू विद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. तो श्रीलंका सबको पता है इंडिया के वी कैन से साउथ में, यहाँ पे दिस इज अ कंट्री नोन एज श्रीलंका. पहले श्रीलंका को क्या बोलते थे, फटाफट से बता दो. व्हाट वाज अनदर नेम फॉर श्रीलंका? हिस्ट्री स्टूडेंट्स को पता होगा मे बी, फटाफट से बताइए. सेलोन. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सेलोन, बहुत अच्छे. श्रीलंका हैज रिटेन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948. हमने पढ़ा दो ऐसी कंट्रीज हैं जो शुरुआत से डेमोक्रेटिक रही हैं, इंडिया और श्रीलंका, राइट. तो 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुई एंड तब से डेमोक्रेटिक रही है. लेकिन बट इट हैज फेस्ड अ सीरियस चैलेंज. क्या सीरियस चैलेंज है? एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जो विद इन श्रीलंका हुआ. Not from the military or monarchy, but rather from ethnic conflict leading to the demand for secession by one of the regions. Secession यानी कि separatism, हमें अलग से एक कंट्री बनना है, separatist demand. ठीक है जी, separatist demand. तो ये ethnic conflict क्या है, इसको डिटेल में जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना. After independence, politics in Sri Lanka, it was then known as Ceylon, was dominated by the forces that represented the interest of the majority Sinhala community. तो देखो श्रीलंका में एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जहां ज्यादा लोग हैं उस कम्युनिटी में, वो है सिन्हाला कम्युनिटी. ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी. एंड जो दूसरी कम्युनिटी है वो है तमिल्स. ठीक है, तो सिन्हाला इज द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड तमिल्स बिकम अ माइनॉरिटी. तो भाई अब जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके पास है? सिन्हाला कम्युनिटी के पास है, राइट. और उनको क्या, उनको प्रॉब्लम है तमिल्स से, राइट. तो दे वर हॉस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर. तो इनको ना ये आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करते थे कि ये जो तमिल्स है ये इंडिया से आए हैं, आके हमारे रीजन में घुस बैठे हैं, राइट. सो दैट वाज द प्रॉब्लम टुवर्ड्स तमिल्स, राइट. तो ये माइग्रेशन जो है ये इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रही. द सिन्हाला नेशनलिस्ट्स थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशंस टू तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स टू द सिन्हाला पीपल ओनली. तो भाई सिन्हाला कम्युनिटी का क्या मानना था कि ये हमारा रीजन है, हमारी कंट्री है, केवल सिन्हाला पीपल का है श्रीलंका, और जो तमिल्स आते जा रहे माइग्रेट होते जा रहे हैं हमारे रीजन में,
तो ये जो कंसेशंस दे रहे हैं हम, कंसेशंस यानी कि वी कैन से अलाउंस दे रहे हैं कि चलो ठीक है आ जाओ, और फिर उनको आप अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, आप और ज्यादा उनका वी कैन से मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आके आप सेटल हो, या आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, ये हमें नहीं करना चाहिए, राइट। सो दिस वाज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो द निग्लेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न्स, तमिल्स को साइडलाइन किया, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा, उनके जो इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, उनको इग्नोर किया। इस वजह से मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म जाग उठा। मिलिटेंट यानी कि अगेन वॉयलेंट मेथड्स, और तमिल नेशनलिज्म की हमें सेपरेट होना है, राइट। वी वांट सेपरेट रीजन विद इन दिस, ये जो एरिया ये हमारा, हमें पावर दो। सो 1983 ऑनवर्ड्स the militant organization, what is the militant organization of Tamils, the LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam, Liberation Tigers of Tamil Eelam, ये लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, और तमिल ईलाम क्या है, जो वो डिमांड है एक सेपरेट कंट्री की फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका। सो LTTE इज द नेम ऑफ द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आर्म्ड स्ट्रगल, वॉयलेंट अपराइजिंग लड़ रही है विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका। समझे बात? सो दिस इज a conflict between the army of Sri Lanka and the LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam। और ये तमिल ईलाम क्या है, ये डिमांड है एक सेपरेट कंट्री की फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका, जहां पे उनके पास ऑटोनॉमी हो, वो अपने खुद के डिसीजंस ले। क्लियर एवरीबडी, यस और नो? यहां तक सभी को समझ में आया, हाँ या ना? फटाफट से बताएंगे क्विकली। बहुत अच्छे। The LTTE controls the north eastern parts of श्रीलंका। तो श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स अगर हम बात करें, दिस इज श्रीलंका, तो यहाँ पे बनाइए जरा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, प्रोबेबली ये जो पार्ट है, राइट, LTTE का कब्जा यहाँ पे है। द श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अब इंडिया क्यों यहाँ पे इन्वॉल्व हुई? क्यों? क्योंकि ये जो तमिल्स है ये इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ये माइग्रेट करके श्रीलंका में गए हैं, राइट। आप देखते हैं ना, जैसे इस एंड पे यहाँ पे वी हैव तमिलनाडु, राइट। सो यहाँ से इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है इस इशू में, क्योंकि जो लोग हैं दे आर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। देयर इज कंसिडरेबल प्रेशर, भाई जो तमिल इंडिया में है वो प्रेशर बना रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट पे कि भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। सो देयर इज कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम द तमिल पीपल इन इंडिया टू द इफेक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ तमिल इन श्रीलंका। तो जो इंडिया में तमिल्स हैं, भाई हो सकता है उनकी कोई फैमिलीज हैं या कनेक्ट तो है ही जो श्रीलंका में गए हैं उनसे, तो वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे दैट यू शुड टेक अ स्टैंड, राइट। So that is why the Indian government has from time to time tried to negotiate, बात करने की कोशिश करी है with the Sri Lankan government on the Tamil question। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार कोशिश करी है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात की जाए और एक सोल्यूशन निकाला जाए इस प्रॉब्लम को लेके। इज इट क्लियर एवरीबडी? इज इट क्लियर? बहुत अच्छे। – 1987 में इंडिया साइन एन अकॉर्ड विद श्रीलंका। तो भाई 1987 में इंडिया एक अकॉर्ड साइन करती है विद श्रीलंका और अपने ट्रूप्स, अपनी मिलिट्री को भेजती है ताकि जो रिलेशंस है श्रीलंकन गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच में वो ठीक हो पाए, वो बेटर हो पाए। सो इंडिया साइन एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स यानी कि आर्मी, मिलिट्री टू स्टेबलाइज द रिलेशंस बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। कब? 1987 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए जरा, जो इंडियन आर्मी है, जो हमने ट्रूप्स भेजे, उनकी लड़ाई किससे हो जाती है? LTTE, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है तमिल्स की, उनके साथ ही फाइट हो जाती है, क्योंकि दे डिड नॉट लाइक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स, इंडियन आर्मी वाज नॉट लाइक्ड मच बाय द श्रीलंकन्स। सो दिस वाज एन अटेम्प्ट बाय इंडिया, मतलब श्रीलंकन्स को लगा कि इंडिया जो है इंटरफेयर कर रही है
हमारे इंटरनल अफेयर्स में, हमारा जो अंदरूनी मामला है ना, हमारा जो वी कैन से सिविल वॉर चल रही है एक तरीके की, उसमें एक बाहर की कंट्री आके हमारी सोवरेनिटी को वी कैन से डेंजर में ला रही है। तो उनका मानना ये था, दे डिड नॉट लाइक द प्रेजेंस ऑफ इंडियन आर्मी। फिर क्या होता है, 1987 में ट्रूप्स भेजे होते हैं। तो इन 1989 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये जो हमारे मिलिट्री ट्रूप्स गए थे, दीज वर द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये वापस आ जाती हैं 2 साल में। जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं होता है, विच वॉज टू स्टेबलाइज द रिलेशंस बिटवीन तमिल्स एंड द श्रीलंकन गवर्नमेंट। क्लियर एवरीबडी, यहां तक हाँ या ना? तो दिस वॉज इंडियाज इन्वॉल्वमेंट। 2 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है, हाउ डिड या फिर व्हेन डिड इंडियन गवर्नमेंट गेट इन्वॉल्व्ड इन द श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर, एंड व्हाट वाज द रीजन, राइट। अब कौन से 2 इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे मीडिएट किया है, जिन्होंने चाहा है कि ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए? सो इंटरनेशनल एक्टर्स, पर्टिकुलरली द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है? आपका नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज आती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। दिस इज आइसलैंड है, फिनलैंड है। सो सच एज नॉर्वे एंड आइसलैंड try to bring the warring groups back to negotiations. तो they have tried to mediate the issue कि भाई जो है problem वो settle हो जाए. And finally in 2009 the armed conflict came to an end as the LTTE was vanquished. तो finally 2009 में ये जो आर्म्ड इंसर्जेंसी है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये खत्म हुआ और LTTE जो है वो डिसॉल्व हो गई. इट वॉज वैंक्विश्ड. क्लियर एवरीबडी, येस और नो? यहाँ तक सभी को समझ में आया, हाँ या ना? बताएंगे जरा. क्विकली लेट मी नो. वैंक्विश्ड का मीनिंग है हार जाना. LTTE was vanquished, it was defeated. Now this is the plus point. यहाँ पे किसी ने ना क्वेश्चन पूछा था कि इकोनॉमी फिर भी अच्छी है श्रीलंका की, वो ये वाले पॉइंट्स हैं. These are the positives of श्रीलंका. ये भी आपका शॉर्ट मार्कर में आ जाता है, तो ध्यान देंगे जरा. देखिए, श्रीलंका has registered considerable economic growth, recorded high levels of human development, one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population. Population growth को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है श्रीलंका ने. ठीक है जी. फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज द इकोनॉमी. लिबरलाइज द इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, फटाफट से बता दो. लिबरलाइजेशन क्या होता है, हमने डिस्कस किया है. क्विकली लेट मी नो. वी ऑल नो दिस. LPG तो पता है. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? हाँ, वी कैन से ट्रेड जो है ओपन कर दिया है. ओपन ट्रेड, जो ट्रेड बैरियर्स है वो हटा दिए गए हैं. ठीक है, विद अदर कंट्रीज. It has had the highest per capita GDP for many years right through the civil war. भाई जब ये सिविल वॉर यानी कि जो इंटरनल वॉर कंट्री में चल रही थी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, तब भी जो GDP है, जो इकोनॉमी है, वो सबसे ज्यादा थी इस रीजन में. डिस्पाइट द रैवेजेस ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पाइट द वी कैन से बैड पार्ट जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, इट हैज मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम. इस सब के चलते वहां पे डेमोक्रेसी परसिस्ट कर रही थी. सो दीज आर द प्लस पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पे ना HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर किया गया साउथ एशियन नेशंस का. आप देख सकते हैं नंबर 1 पे श्रीलंका है. हाँ, फिर मालदीव्स है, फिर भूटान, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी? हाँ या ना? फटाफट से बताएंगे. बहुत अच्छे. अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं पूछा जाएगा शॉर्ट मार्कर में.
इंडिया पाकिस्तान अच्छा दिस इज इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, आई थॉट और भी जो नेबर्स के साथ है, ये तो है ही है, साथ में और जो है यहाँ पे आता है हमारा ये इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के साथ तो है ही है, और बाकी नेबर्स के साथ भी जो रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से ना रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली क्या मेजर्स है जो आप ले सकते हैं इनको ठीक करने के लिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स पे चलते हैं। हम सभी जानते हैं, कुछ नया नहीं है ये, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन आवर बुक 2 में हम पढ़ चुके हैं। तो कश्मीर इशू जो भाई शुरुआत से ही, पार्टीशन के टाइम से ही ये इशू है। सून आफ्टर द पार्टीशन द टू कंट्रीज गॉट एम्ब्रॉयड इन अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर द फेट ऑफ कश्मीर। भाई कश्मीर किसका, इंडिया का या पाकिस्तान का, ये तो 1947 में ही इशू शुरू हो गया था। तो पहला जो इशू है वो कश्मीर इशू है। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम दैट कश्मीर बिलोंग टू इट। पाकिस्तान ने बोला कश्मीर मेरा है, लेकिन इंडिया ने बोला कश्मीर मेरा है। सो वॉर हुई, एक इमीडिएट वॉर हुई उसी टाइम पे 1947-48 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और फिर 1965 में, है ना, हमने बुक 2 में पढ़ा है, 1965 में वॉर हुई, राइट। सो दीज वर द 2 वॉर्स जिसकी वजह से रिजल्टेड इन द डिविजन ऑफ द प्रोविंस इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the line of control। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला मैप में इसमें शोन नहीं है, हाँ दिस इज द LOC, प्रॉबेबली आई एम नॉट श्योर, मैप देख लेंगे ना तो LOC जो इंडिया ने डिवाइड किया है वो है, एंड पाकिस्तान क्लेम करता है POK पे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, दिस ग्रीन वन रीजन। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, सबसे पहले कश्मीर इशू, उसके बाद 2 जो वॉर्स हुई 47-48 में कश्मीर के ऊपर। 1965 वॉर क्या थी, फटाफट से बताएंगे जरा। 65 वॉर, क्विकली एवरीबडी, बुक 2, मतलब कहाँ पे वो किया था पाकिस्तान ने, बताइए चैट में जल्दी। और फिर तीसरी वॉर 1971 वॉर विच वॉज बांग्लादेश वॉर। इंडिया वन अ डिसाइसिव वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान बट द कश्मीर इशू रिमेन्ड अनसेटल्ड। कश्मीर इशू तो आज के दिन भी जो है वो अनसेटल्ड है, राइट, वेरी गुड। रन ऑफ कच्छ एरिया और हाँ कश्मीर में अटैक किया था, वेरी गुड, इन द 1965 वॉर। तो दिस वाज वन इशू। द सेकेंड इशू इज द कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे, इस पे भी कंट्रोल करने की कोशिश, दिस इज अनदर इशू। तीसरा इशू क्या है भाई, दोनों कंट्रीज के बीच में ना एक आर्म्स रेस चल रही है। आर्म्स रेस क्या होती है कि भाई तूने मतलब इंडिया ने न्यूक्लियर पावर अडेप्ट करी तो पाकिस्तान भी उतनी करेगा, इंडिया भी फिर और ज्यादा करेगी, पाकिस्तान भी और करेगा, एक दूसरे को मैच करना ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो मेंटेन रहे। अगर इंडिया इतनी हो गई और पाकिस्तान इतना है तो इंडिया किसी भी दिन वॉर कर सकती है, अटैक कर सकती है पाकिस्तान को। सो दैट वाज द आर्म्स रेस, एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, एक्विजिशन यानी कि आर्म्स को लेना, एक्वायर करना। सो आर्म्स रेस बिटवीन द 2 countries assumed a new character with both the states acquiring nuclear weapons। जब दोनों इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट्स बन गए एंड मिसाइल्स टू डिलीवर सच आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर इन द 1990s। तो 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया इन पोखरण, ठीक है, यहाँ पे MCQ बन जाता है, कौन से रीजन में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया था, पोखरण में। तो भाई विद इन फ्यू डेज पाकिस्तान ने कॉपी करते हुए न्यूक्लियर टेस्ट कराए इन चागाई हिल्स, वेयर इन चागाई हिल्स, ठीक है। Since then, India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of direct and full-scale war has declined। तो आर्म्स रेस का क्या बेनिफिट है कि दोनों को पता है कि दोनों के पास पावर है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, तो दोनों ही एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का नुकसान होगा। तो इससे क्या है, फुल स्केल वॉर, जो प्रॉपर वॉर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, वो अवॉइड हो जाती है। और ऐसा ही सेम कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था बिटवीन USA एंड USSR, राइट एवरीबडी, येस और नो, फटाफट से बताएंगे।
बहुत अच्छे। देखिए अब यहाँ पे पूछा जाता है, एक शॉर्ट आंसर बन जाता है कि क्या सस्पिशन है दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर, क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या डाउट रहता है, क्या एक डर रहता है, या फिर इन्होंने ऐसा किया या मैंने ऐसा किया, ऐसे करके। सो सस्पिशंस ओवर ईच अदर, हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को ना एक दूसरे पे क्लेम करते हैं, भाई तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। तो भाई इंडिया क्या बोलती है पाकिस्तान को लेके? The Indian government has blamed that Pakistan government for using a strategy of low-key violence. low-key violence यानी कि छुप के violence करवाना कश्मीर में, ठीक है, by helping कश्मीरी militants, right? जो कश्मीर में violent protest कर रहे हैं, armed uprising कर रहे हैं, उनको कौन help कर रहा है? पाकिस्तान हेल्प कर रही है विद आर्म्स, उनको आर्म्स दे रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है, मनी दे रही है एंड प्रोटेक्शन दे रही है टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स इन इंडिया। सो दिस इज नंबर 1 जो ब्लेम इंडिया देती है पाकिस्तान पे, ऐसा हमने उरी में देखा है, राइट? The Indian government also believes that Pakistan had aided the pro-खालिस्तानी militants, जो पंजाब में प्रो खालिस्तान की, भाई हमें एक अलग से अपना पंजाब स्टेट चाहिए, स्टेट क्या एक कंट्री चाहिए, सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट जो हुई खालिस्तान के लिए, उसमें भी इंडिया ने बोला है कि पाकिस्तान का हाथ था, राइट? उधर भी आर्म्स और एम्यूनेशंस जो हैं 1985 से 1995 के बीच में पाकिस्तान ने दिए हैं उन मिलिटेंट्स को, राइट? और तीसरा क्या ब्लेम है कि जो स्पाई एजेंसी है पाकिस्तान की, ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो भाई काफी ज्यादा एंटी इंडियन कैंपेन्स कराती है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में और सीक्रेटली बांग्लादेश में और नेपाल में ऑपरेट करती है। दिस इज ब्लेम नंबर 3 जो इंडिया पाकिस्तान पे कर रहा है। तीनों ब्लेम सभी को समझ में आए? येस और नो फटाफट से बता दे चैट पे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बहुत अच्छे। अब ब्लेम्स बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या बोलते हैं भाई इंडिया ने ये किया है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्लेम्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी एजेंसी इज फोमेंटिंग ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, कि भाई इंडियन गवर्नमेंट और जो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी है ना, वो सिंध और बलूचिस्तान रीजन में पाकिस्तान में वहां पे कुछ डिस्टर्बेंसेस करवा रही है, उनका ये कहना है। अब यहाँ चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे जिसमें कॉपरेशन के बारे में भी हम जानेंगे। प्रॉब्लम्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? एक सेकेंड, तो until 1960 India and Pakistan were locked in a fierce argument over the use of the rivers of the Indus basin। तो यार इंडस रिवर के ऊपर जो है ना वो दिक्कत आ रही थी until 1960 कि भाई देखो पड़ोसियों में क्या दिक्कतें आती है, मोटर पानी चलाना है ना, मोटर किसने, तुमने आगे कर दिया अपना पाइप, दूसरा भाई आपने बालकनी निकाल ली या फिर आपने कचरा फेंक दिया मेरी तरफ, तो ये सिमिलर प्रॉब्लम्स, राइट? तो वाटर शेयरिंग पे प्रॉब्लम आई इंडस बेसिन की। यहाँ आप देखोगे दिस इज द इंडस रिवर, राइट? काफी सारे ट्रिब्यूटरीज जो है इंडिया से, झेलम, चिनाब, सतलुज सब मिलके जो है इंडस रिवर बना के इधर पाकिस्तान में जाती है। सो 1960 में कॉपरेशन हुई, इंडस वाटर्स ट्रीटी साइन की गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन था मीडिएटर? वर्ल्ड बैंक। विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर्स ट्रीटी, राइट? सो दिस इज वन अमेजिंग पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू। अगर कोऑपरेशन पूछा जाए तो आप ये जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है जी? क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? So Indus Waters Treaty has survived to this day in spite of the various military conflicts in which the two countries have been involved। चाहे जितनी फिर दिक्कतें क्यों ना हो, इंडस वाटर्स ट्रीटी काफी हेल्पफुल रही, लेकिन तब भी छोट मोट डिफरेंसेस हैं,
समझने में प्रॉब्लम्स हैं ओवर द इंडस वाटर्स ट्रीटी एंड द यूज ऑफ रिवर वाटर्स, तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई, ये बोला गया है या ये बोला गया है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेके। यहाँ पे एमसीक्यू क्या बनता है कि भाई किसने हेल्प करी, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, एमसीक्यू में ये पूछा जाता है। अब अनदर इशू इज डिसएग्रीमेंट ओवर द डीमार्केशन लाइन, जो लाइन है सर क्रीक बॉर्डर की इन द रन ऑफ कच्छ एरिया। तो देखो रन ऑफ कच्छ एरिया कौन सा है, जो देखो ये गुजरात है, सो दिस इज द रन ऑफ कच्छ एरिया। ठीक है, तो अब ये यहां पे आप देखेंगे ना, या दिस जो पाकिस्तान इंडिया बोल रही है कि ये है सर क्रीक बॉर्डर। ठीक है, और पाकिस्तान क्या बोल रही है कि ये है सर क्रीक बॉर्डर। ठीक है, ब्लू वाली पाकिस्तान बोल रही है और रेड वाली इंडिया बोल रही है। ठीक है, सो इस चीज पे डिस्प्यूट है कि सर क्रीक बॉर्डर कहां पे है। सो द डिस्प्यूट सीम्स माइनर बट देयर इज एन अंडरलाइंग वरी दैट हाउ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड may have an impact on the control of sea resources। मेन चीज क्या है कि यहाँ पे जो वाटर है ना, वाटर रिसोर्सेज, सी रिसोर्सेज, ये इन पे कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोनों कंट्रीज इस सर क्रीक बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। इज इट क्लियर एवरीबडी, यस और नो, फटाफट से बताएंगे। सभी को समझ में आया, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं इंडिया और बाकी नेबर्स के साथ क्या वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट है और कोऑपरेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट मार्कर्स, शॉर्ट मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया बांग्लादेश बार बार पूछा गया है पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, तो ध्यान से कर लेना ये। ठीक है जी, इट हैज बीन अगेन एंड अगेन आस्क्ड इन योर PYQs, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इंडिया एंड बांग्लादेश क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स है भाई। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव हैड डिफरेंसेस ओवर सेवरल इश्यूज, कई इश्यूज जैसे कि शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर। तो सबसे पहला डिस्प्यूट क्या है, रिवर वाटर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, द टू कंट्रीज कुड नॉट रिजॉल्व देयर बॉर्डर डिस्प्यूट फॉर अ लॉन्ग वाइल। नंबर 2 क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट। इतना याद कर लीजिए फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है जी, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन अनहैप्पी विद। अच्छा, अब इंडिया को क्या प्रॉब्लम है बांग्लादेश के लिए, क्या ब्लेम कर रही है या क्या प्रॉब्लम है इंडिया को टुवर्ड्स बांग्लादेश गवर्नमेंट, कि भाई वो मना कर रही है कि हमारी तरफ से कोई भी इलीगल इमिग्रेशन नहीं हुई है इंडिया में। जबकि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश वॉर के बाद से ही बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से वो इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट मना कर रही है, डिनाई कर रही है कि कोई भी इलीगल इमिग्रेशन नहीं हो रही है इंडिया में। तो इस बात से इंडियन गवर्नमेंट नाखुश है। इट्स सपोर्ट फॉर एंटी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स। भाई बांग्लादेश एंटी इंडियन, जो इंडिया के खिलाफ है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, उनको सपोर्ट करती है, तो इस बात से भी इंडिया नाखुश है। Bangladesh's refusal to allow Indian troops to move through its territory to northeastern India। अब आप देखेंगे कि बांग्लादेश हमें कनेक्ट करता है अपनी नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट से, तो बांग्लादेश ने मना कर दिया कि भाई जो आपकी आर्मी है, जो आपकी मिलिट्री है, वो मेरी टेरिटरी के थ्रू मूव नहीं कर सकती और आप अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। सो इस बात से भी इंडियन गवर्नमेंट नाखुश है। इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। तो भाई दूसरी क्या बात है कि अरे भाई कौन बार बार कॉल करे जा रहा है यार, एक सेकेंड होल्ड करो या छोड़ो, पता नहीं। हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। आगे देखिए, तो बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हम नेचुरल गैस इंडिया को नहीं एक्सपोर्ट करेंगे और अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरी, और ना ही म्यांमार को अलाउ किया कि बांग्लादेश की टेरिटरी के थ्रू नेचुरल गैस जो है वो इंडिया को इंपोर्ट करी जा सके। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द इशू
इश्यूज जो इंडिया को बांग्लादेश से है। इज इट क्लियर एवरीबडी? शॉर्ट मार्कर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे जरा। बच्चा मेरे पास ज्योग्राफी नहीं थी तो मैं ज्योग्राफी की स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहाँ से लाऊं, राइट? आई वुड हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, उसके बाद मैं देखूंगी आई डिडंट हैव ज्योग्राफी इन माय क्लास 12th, दैट इज द इशू। ठीक है, बताइए जरा, सभी को यहां तक समझ में आया? अब बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट से वो भी देख लेते हैं। बांग्लादेश कहती है कि भाई इंडिया जो है ना रीजनल बुली है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स में ना बुली की तरह एक्ट करता है, अपनी चलाता है हमेशा। एनकरेजिंग रेबेलियन इन द चित्तगोंग हिल ट्रैक्स, कि इंडिया ने रेबेलियन करवाया है, जो आर्म्ड अपराइजिंग है चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स में इन बांग्लादेश, वो इंडिया ने बढ़ावा दिया है उस चीज को। एंड इंडिया इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस, इंडिया नेचुरल गैस हड़पना चाहती है बांग्लादेश की, एंड इज ऑलवेज अनफेयर इन ट्रेड, ट्रेड रिलेटेड प्रैक्टिसेस में इंडिया अनफेयर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है। क्लियर? बताइए जरा। परफेक्ट। अब कहाँ पे कोऑपरेशन है, देखो पहले हमने इश्यूज देखे, अब हम कोऑपरेशन देखेंगे। इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली इन द लास्ट 20 years, इकोनॉमिकली दोनों ने इम्प्रूवमेंट करी है, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014 दैट वांट्स टू लिंक अप साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। तो बांग्लादेश इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, राइट, जिसको एक्ट ईस्ट बोलते हैं। क्या है ये पॉलिसी कि भाई साउथ ईस्ट एशिया से ना साउथ एशिया के लिंक बने, राइट, ताकि बेहतर तरीके से जो है ट्रेड हो सके। तो बांग्लादेश और इंडिया साथ में चाहते हैं कि म्यांमार से कनेक्ट होके वो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड कर सके। डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे भी दोनों ने कोऑपरेट किया है। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको याद करने ही पड़ेंगे बिकॉज ये शॉर्ट मार्कर्स में आता है। 2015 में दे एक्सचेंज सर्टेन एनक्लेव्स, तो एक्सचेंजेस हुए हैं 2015 में। एनक्लेव्स यहाँ पे वी कैन से ऑन डिफरेंट इश्यूज दे हैव कोऑपरेटेड। नहीं, एनक्लेव यहाँ, या दैट इज व्हाट आई वाज सर्चिंग, कि अ पोर्शन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी का कुछ हिस्सा, पोर्शन एक्सचेंज किया है, यानी कि तू ये वाला हिस्सा तेरा है बांग्लादेश का, चल तू ये ले ले, ये वाला हिस्सा मुझे इंडिया में दे दे, दैट इज एक्सचेंजिंग ऑफ सर्टेन एनक्लेव्स। क्लियर एवरीबडी? हाँ या ना, बताइए जरा। And efforts are on to broaden the areas of cooperation further by identifying common threats and improving more sensitive to each other's needs. तो और क्या है, कोऑपरेशन कैसे बेहतर होगी जब आप एक दूसरे की नीड्स को समझेंगे, प्रॉब्लम्स को समझेंगे और सेंसिटिव होंगे, एक दूसरे के साथ एम्पथाइज करेंगे और कोऑपरेट करेंगे फर्दर इश्यूज पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो, फटाफट से बता दीजिए, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए। हाँ जी, वेरी गुड सिमरन, बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस फ्रेंड, बहुत अच्छे। प्रिया, विशाल, हाँ अंजलि, यू कैन ऐड पॉइंट्स, यू कैन ऐड पॉइंट्स। वो अभी आएगा कि बसेस एंड वीज़ाज और ज़्यादा इजीली जो है, हाँ करतारपुर साहिब कॉरिडोर आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली एडिशनल आप डाल सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। अब चलते हैं इंडिया एंड नेपाल पे। इंडिया एंड नेपाल आप समझ सकते हैं काफी बढ़िया रिलेशनशिप है, राइट। आपको वीजा तो छोड़ो, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए नेपाल में जाने के लिए। सो नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप दैट हैज वेरी फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि जो और कहीं रेयरली देखी जाएगी ऐसी दोस्ती
क्या बात है भाई, एक ट्रीटी है दोनों कंट्रीज के बीच में जिसमें आप ट्रैवल करके काम पे जा सकते हैं दूसरी कंट्री में विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट्स। तो भाई कुछ ऐसे भी घर हैं जो आधा नेपाल में आधा इंडिया में, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हर सुबह इंडिया से नेपाल जाते हैं काम करने ऑफिस पे। समझे बात? तो बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, लेकिन क्या डिफरेंसेस हैं चलिए जानते हैं। Despite the special relationship, the governments of the two countries have had trade-related disputes. तो trade-related disputes हैं, trade-related disputes in the past. The Indian government has often expressed displeasure at the warm relationship between Nepal and China. तो यार इंडिया को तब प्रॉब्लम हुई है जब नेपाल चाइना से ज्यादा क्लोज हुआ है, and at the Nepal government's inaction against anti-Indian elements, कि जब कोई भी एंटी इंडियन एलिमेंट्स हो, कोई ग्रुप्स हो, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो जो इंडिया के खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो नेपाल को आवाज उठानी चाहिए। तो दीज आर टू इश्यूज कि भाई नेपाल और चाइना की जो इंक्रीजिंग फ्रेंडशिप है उसको लेके एंड एंटी इंडियन एलिमेंट्स को लेके। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज सी द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल एज अ ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि उसकी वजह से नक्सलाइट ग्रुप्स जो है वो इंडिया में बढ़े हैं, है ना। नक्सलिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है फ्रॉम बिहार इन द नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ, राइट। तो माओइस्ट जो है, माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल, उससे इंडिया में नक्सलिज्म बढ़ा है, दैट इज अनदर इशू। आगे देखते हैं। Many leaders and citizens in Nepal think that the Indian government अब नेपाल को क्या प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट से जानते हैं कि भाई इंटरफेयर करती है हमारे अंदरूनी मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में इंडिया घुसता है, एंड उनकी इंडिया की ना नजर है रिवर वाटर्स पे और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डिजाइन्स पे नेपाल के, और साथ ही साथ जो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री, आप देखेंगे नेपाल को आप देखेंगे एक्सेस नहीं है वाटर का, राइट, बीच में लैंडलॉक्ड है, ऊपर चाइना है, साइड में इंडिया है ना। तो नेपाल जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है उसको आसानी से एक्सेस नहीं देती इंडिया, किस चीज की? सी की, राइट। चलिए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखते हैं। अब फ्रेंडली बात तो हमने कर ही ली, वीजाज और पासपोर्ट नहीं चाहिए, है ना, और पीसफुल और स्टेबल रिलेशन है दोनों के। ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन and interlocking water management grids hold the countries together. So these are points of cooperation. आगे there is a hope that the consolidation of democracy in Nepal, consolidation यानी कि जो डेमोक्रेसी बन रही है, एक साथ जुड़ रही है, ये जो चीज है और ज्यादा बेहतर करेगी इंडिया के साथ नेपाल के रिलेशंस को। दिस शैल improve Indo-Nepal relations. So this was all about the issues and the cooperation between India and Nepal. अब we have India and श्रीलंका। जैसे मैंने बोला सारी कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर शॉर्ट मार्कर्स। इंडिया के रिलेशंस कई बार पूछे गए हैं, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस। तो इंडिया एंड श्रीलंका के बाद इंडिया एंड भूटान देखेंगे, फिर इंडिया एंड मालदीव्स देखेंगे। परफेक्ट, सार्क भी बचा है अभी तो। चलिए इंडिया एंड श्रीलंका डिफरेंसेस क्या हैं? दे आर मोस्टली ओवर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन द आइलैंड नेशन। हमने पढ़ा जो इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी 1987 में। इंडियन लीडर्स एंड सिटीजंस फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड। जब भाई इंडियन ओरिजिन के लोग वहां पे इतने ज्यादा किलिंग्स हो रही हैं, अनहैप्पी हैं, सप्रेस किया जाए, तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी ही होगी, न्यूट्रल नहीं रहेगी, चुप नहीं बैठेगी। एंड आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987, जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस 1987 में गई थी श्रीलंका में, तो द इंडियन गवर्नमेंट उस सीन के बाद प्रेफर्स अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट कि हम भाई इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स के साथ, क्योंकि एक बार करके देख लिया है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। कोऑपरेशन क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज, जिससे ट्रेड रिलेशंस बेहतर हुए हैं। एंड इंडियाज हेल्प इन पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन,
जब सुनामी आया था तो उसके बाद इकोनॉमिक एड दी, फाइनेंशियल हेल्प दी, ताकि जो कंट्री है वो रिकवर कर सके। और हाल ही में जब हमने देखा श्रीलंका की इकोनॉमी एकदम डाउन जा चुकी थी, तो भी इंडिया ने फाइनेंशियल एड दी है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेशन। आगे चलते हैं, इंडिया और भूटान देखते हैं। क्या डिफरेंसेस हैं? स्पेशल रिलेशनशिप है, लेकिन और ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो डिफरेंसेस ज्यादा कुछ नहीं है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। कोऑपरेशन क्या क्या है? भूटानीज मुनार्क, जो मुनार्क थे भूटान ने, उन्होंने जो गुरिल्लाज है, जो मिलिटेंट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जो कि भूटान में ऑपरेट कर रहे थे, एंटी इंडियन एक्टिविटीज कर रहे थे, उनको वीड आउट किया, यानी कि उनको निकाला है, राइट। And India is involved in big hydroelectric projects in Bhutan. India remains the Himalayan kingdom's biggest source of development aid. India help भी करती है to develop the country. Clear everybody? काफी सारे projects में invest करती है और economic aid भी देती है। Is it clear everyone? Yes or no? फटाफट से बताएंगे। आगे चलते हैं, इंडिया एंड मालदीव्स। हाल ही में तो ये चार्ट नीचे की तरफ जा चुका है ना? हाँ या ना? राइट, लक्षद्वीप, मालदीव्स। तो इंडियाज टाइज विद मालदीव्स रिमेन वार्म एंड कॉर्डियल। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है भाई? सबसे ज्यादा हनीमून पे कहाँ जाते थे? मालदीव्स जाते थे। तो टूरिज्म बहुत ज्यादा हमने डेवलप किया है, राइट। टूरिज्म, फिशरीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, राइट। क्या और है भाई? नवंबर 1988 में सम तमिल मर्सनरीज फ्रॉम श्रीलंका अटैक द मालदीव्स। तो भाई श्रीलंका में जो तमिल मिलिटेंट्स थे, उन्होंने मालदीव्स में अटैक किया। इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने फटाफट से मालदीव्स को बचाया एंड इस इन्वेजन को स्टॉप किया। क्लियर एवरीबडी? दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स कोऑपरेशन में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और फिशरीज ऐड करेंगे, ठीक है? हाँ या ना? अब ये एक ओवरऑल टॉपिक आता है। इंडिया हैज वेरियस प्रॉब्लम्स विद इट्स स्मॉलर नेबर्स इन द रीजन। देखिए ऐसा क्यों है? इंडिया की सबके साथ प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि इंडिया बीच पे है, इंडिया मेन कैरेक्टर है और सबसे बड़ा है साउथ एशिया में, है ना। सो गिवन इट्स साइज एंड पावर द नेबर्स आर बाउंड टू बी सस्पिशियस ऑफ इंडियाज इंटेंशंस। भाई कोई इतना पावरफुल है ना, इतनी मस्त कंट्री है, तो कोई भी डरेगा। दैट इज व्हाई द नेबर्स आर ऑलवेज सस्पिशियस ऑफ इंडियाज इंटेंशंस की ये क्या करना चाहती है। द स्मॉलर कंट्रीज फियर दैट इंडिया वांट्स टू बी अ रीजनली डोमिनेंट पावर, कि इंडिया रीजनली सब पे मतलब एक इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस एक्सरसाइज करना चाहती है। द इंडियन गवर्नमेंट, अब इंडिया को क्या फील होता है कि भाई सारे ना ये आसपास के नेबर्स मेरा फायदा उठा लेते हैं, माना मैं पैसे वाला हूं लेकिन ये मुझे एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर इज्जत भी नहीं देते हैं। इट डज नॉट लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दीज कंट्रीज, की ये जो कंट्रीज है काफी ज्यादा पॉलिटिकली इनस्टेबल है। फियरिंग इट कैन हेल्प आउटसाइड पावर्स टू गेन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और हाँ जी, और अगर ये जो इतनी ही ये कंट्रीज इनस्टेबल रही पॉलिटिकली, तो कोई बाहर की कंट्री आके कब्जा कर सकती है, तो ये थ्रेट हो सकता है साउथ एशियन रीजन के साथ। तो ये रीजंस हैं, राइट। क्लियर? व्हाट अदर नेशंस थिंक एंड व्हाट इंडिया थिंक्स। The major conflicts and differences are between India and the others. Why? Because of the geography of the region in which India is located centrally. India बीच में है और केवल इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो सभी साउथ एशियन नेशंस के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, राइट। दैट इज द रीजन कि इंडिया के सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इंडिया ही कनेक्टेड है हर एक साउथ एशियन रीजन के साथ, जैसा हमने मैप में देखा। हाँ या ना एवरीबडी फटाफट से बता दें। इज इट क्लियर? यस और नो? अब इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज के आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, देखिए जरा।
Nepal and Bhutan have had disagreements in the past over the migration of ethnic Nepalese into Bhutan, कि भाई नेपालीज जो लोग हैं वो भूटान में आ रहे हैं, ठीक है, इस पे इशू है नेपाल और भूटान के बीच में। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी माइग्रेशन का इशू है ना, रोहिंग्याज का, दैट रोहिंग्याज migration of Rohingyas into Myanmar, and Bangladesh and Nepal have had some differences over the future of the Himalayan river waters. बांग्लादेश और नेपाल में रिवर वाटर शेयरिंग पे है और बाकी दो में यहाँ माइग्रेशन में है। ठीक है, इंडिया को छोड़ के बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज है आपस में उनका है ये। क्लियर एवरीबडी? चलिए नाउ लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जल्दी से, विच इज पीस एंड कोऑपरेशन, जिसमें हम सार्क के बारे में जानेंगे। 2 मिनट का वाटर ब्रेक लेते हैं और फिर फटाफट से पूरा चैप्टर कवर करते हैं। चलिए चलते हैं सार्क पे। सार्क की क्या फुल फॉर्म है, फटाफट से लिखेंगे सब चैट में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया की है, आसियान क्या था? साउथ ईस्ट एशिया था। रीजन में कोऑपरेट करने के लिए यह एसोसिएशन बनाई गई है फॉर साउथ एशिया। दिस इज द सिंबल। It is a major regional initiative by the South Asian states to evolve cooperation through multilateral means. अच्छा, अब सार्क में ना ज्यादा कुछ नहीं है तो घबराना मत, कुछ कंटेंट नहीं है इसमें ज्यादा, केवल याद करना है क्या ईयर था, 1985 ईयर था जब ये एस्टैब्लिश हुआ। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज है अलग अलग है पॉलिटिकली, सिस्टम्स जो है, ज्यादा सक्सेसफुल सार्क नहीं रहा है। सो सार्क हैज नॉट बीन मच सक्सेसफुल। क्लियर? मेन चीज क्या आती है, एक तो ईयर आपको पता होना चाहिए और एक साफ्ता, शॉर्ट में 2 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट इज साफ्ता? साफ्ता क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की साउथ एशियन कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड करें। फ्री ट्रेड यानी कि कोई ट्रेड बैरियर ना हो, राइट? देखिए जरा, सार्क मेंबर्स साइंड दिस अग्रीमेंट व्हिच प्रॉमिस द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री ट्रेड जोन, कि एक फ्री ट्रेड जोन होगी फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया जहां पे कोई भी टैरिफ्स नहीं लगेंगे, राइट, या फिर लो टैरिफ्स होंगे। इट वाज साइंड इन 2004। तो साफ्ता कब साइन हुआ? 2004 में। एंड व्हेन डिड इट कम इनटू इफेक्ट? लागू कब हुआ? 2006 में, 1 जनवरी 2006। इट एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स, जो ट्रेड टैक्सेस लगते हैं इंपोर्ट पे उसको कम किया जाए, ये एम है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साफ्ता सभी याद कर लेंगे। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो फटाफट से बताइए। टॉकिंग अबाउट साफ्ता, इज इट क्लियर? Some of
आवर नेबर्स फियर, अच्छा अब क्या डर है साउथ एशियन नेशंस में साफ्ता को लेके? उन्हें लगता है कि इंडिया जो है ना हमारी मार्केट्स में घुसना चाह रही है, इन्वेड करना चाह रही है। वॉइस तो आ रही है यार, डरा क्यों दिया? मुझे लग रहा है तब से मैं बिना वॉइस के बोल रही हूँ। वेरी बैड यार, सैमसंग जो भी है ये। टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज, कि भाई इंडिया ना ट्राई कर रही है उनकी मार्केट्स में घुसने का, राइट, एंड टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स थ्रू कमर्शियल वेंचर्स एंड अ कमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्रीज, कि इंडिया उनकी मार्केट में जाना चाहती है, अपनी कमर्शियल प्रेजेंस, ट्रेड में प्रेजेंस बनाना चाहती है, और उनको उस तरीके से उनकी सोसाइटीज और कल्चर को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। तो यहाँ पे भी साफ्ता में भी भाई जो बाकी कंट्रीज है वो सस्पिशन आ गया इंडिया को लेके। इंडिया का क्या कहना है भाई, देयर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम साफ्ता, कि अगर साफ्ता लागू होता है तो सबको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे, पूरे साउथ एशियन रीजन को। ये जो रीजन है तो ये कहना है इंडिया का दैट अ रीजन दैट ट्रेड्स मोर फ्रीली will be able to cooperate better on political issues। अगर हम ट्रेड लेना देना बहुत खुले में कर रहे हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, तो पॉलिटिकली भी कोऑपरेशन और ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि ट्रेड से रिलेशंस जो है वो बेहतर बनते हैं, राइट। सम इन इंडिया, लेकिन कुछ है जो इंडिया में ऐसा सोचते हैं कि साफ्ता की क्या ज़रूरत है, इंडिया तो ऑलरेडी इतना इकोनॉमिकली डेवलप्ड है और बाकी कंट्रीज के साथ बायलेटरल अग्रीमेंट्स है। बायलेटरल अग्रीमेंट्स यानी कि दो कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट है, जैसे इंडिया और भूटान के बीच में ट्रेड का अग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, राइट, नेपाल के साथ है, श्रीलंका के साथ है। तो क्या ही ज़रूरत है ऑल ओवर साफ्ता पूरे साउथ एशियन रीजन के साथ करने का, ऐसा कुछ ग्रुप्स का ओपिनियन है साफ्ता को लेके। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो फटाफट से बता दें, क्विकली लेट मी नो। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा, ओके, लास्ट 2 टॉपिक्स बहुत इजी है। क्या कोऑपरेशन है? अब इधर ध्यान देना, मैंने अपने प्रैक्टिस पेपर जो मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है ना, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था 2 मार्क्स में कि क्या एफर्ट्स है, क्या चीजें हैं जो ली जा सकती हैं, राइट, व्हाट आर दी सम ऑफ द एफर्ट्स दैट कैन बी टेकन फॉर फर्दर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, राइट। तो वहां पे क्या है, मैंने पूछा है शुड, ठीक है, एग्जाम में आया है कि क्या लेना चाहिए, तो आपको शुड करके ही आंसर में बताना है। क्या बोल सकते हैं हम उसमें कि बस रूट्स खोल सकते हो, ट्रेड बेहतर कर सकते हो, वीजाज इजीली दे सकते हो, इसी को कन्वर्ट कर दिया आपने अपने सजेशंस में, राइट। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सीरीज ऑफ एफर्ट्स, क्या एफर्ट्स किए गए हैं ताकि ये जो टेंशंस हैं ये मैनेज हो सके और पीस अचीव हो सके बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कैसे कोऑपरेशन की जा सकती है। The two countries have agreed to undertake confidence building measures। तो this is one important point कि भाई दोनों कंट्रीज ने confidence building measures लिया है, यानी कि दोनों की जो मिलिट्री है, दोनों की जो आर्मी है, वो एक दूसरे को थोड़ा सा बताएंगी कि हम यहाँ पे प्लेस्ड हैं, या फिर हमने ये कैपेबिलिटी एक्वायर करी है, ये वाले आर्म्स, ताकि एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग होके जो है वॉर ना हो। सो दीज आर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हमने सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है। Social activists and prominent personalities should collaborate to create an atmosphere of friendship among the people of both countries। इसमें मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, पाकिस्तानी सीरियल्स कितने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं यूट्यूब पे, इंडिया में हर कोई देखता है, राइट। तो प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटीज़ है, या फिर हम कह सकते हैं मीडिया के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, शोज़ के थ्रू एक दूसरे में फ्रेंडशिप की भावना पैदा करनी चाहिए। Leaders have met at summits to understand each other better and to find solutions to the major problems between the two neighbors। तो ये बताया है कि क्या क्या किया गया है, राइट। मैं इसको फ्यूचर टेंस में आपको सजेशंस की तरह बता रही हूँ कि लीडर्स समिट में मिलकर डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। A number of bus routes have been opened up between the two countries, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ट्रेड जो है बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ पंजाब हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली इन लास्ट 5 years। पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में, एक इंडिया में है। जैसे हमने देखा पंजाब और बंगाल डिवाइड हुए थे, तो दोनों रीजन्स के बीच में ट्रेड है
अच्छे से, एंड वीजास और ज्यादा इजीली दिए जा रहे हैं बिटवीन द टू नेशंस. तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कोऑपरेटिंग. इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो फटाफट से बता देंगे. चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, विच इज अबाउट द आउटसाइड पावर्स. ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया में इन्वॉल्व हैं? चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. सो चाइना एंड यूएसए remain key players in South Asian politics. Very important. short marker आ जाता है भाई कि some outside powers are still relevant in the politics of South Asia. Explain. तो उसमें आप चाइना और यूएस की बात करेंगे, जहां पे भी की प्लेयर्स, आउटसाइड प्लेयर्स की बात होगी. तो साइनो इंडियन रिलेशन, यानी कि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं? बेहतर हुए हैं 10 सालों में, लेकिन अभी हाल ही में और ज्यादा डेप्रिशिएट हो गए हैं. चाइना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान रिमेन्स अ मेजर इरिटेंट. चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं तो इंडिया को प्रॉब्लम होती है. द डिमांड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हैव ब्रॉट द टू एशियन जायंट्स क्लोजर. एशिया में दो बहुत बड़ी पावर्स की बात करें तो इंडिया और चाइना है. तो डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन को लेकर दोनों काफी पास आए हैं. एंड देयर इकोनॉमिक टाइज, इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बेहतरी हुई थी, राइट, सिंस 1991. सो दीज आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. टॉकिंग अबाउट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया. अमेरिका क्यों इन्वॉल्व है साउथ एशिया में? भाई कोल्ड वॉर के बाद 1991 के बाद ये इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ गई है. द यूएस हैज हैड गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. यूएस दोनों बीच का बिच्छू है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस है. इट वर्क्स एज अ मॉडरेटर इन इंडियन पाकिस्तान रिलेशंस. मॉडरेटर जो बीच में सुलह करवाता है, राइट, दोनों को कोऑपरेट कराता है, राइट, अग्री करवाता है. द लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरास, डायस्पोरास इन द यूएस. डायस्पोरा कौन होते हैं? द पीपल जो इंडिया से यूएस में गए हैं जॉब्स के लिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए. तो दे आर दी साउथ एशियन डायस्पोरा. यहाँ पे इंडिया नहीं, ऑल ओवर साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों की बात हो रही है जो यूएस में जाके वहां पे काम करते हैं. एंड द ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड मार्केट्स ऑफ द रीजन ऑल्सो गिव अमेरिका एडेड स्टेक इन द फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस. तो यूएस क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे साउथ एशियन लोग हैं, और दूसरी चीज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है साउथ एशियन नेशंस की, और बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी है जहां पे अगर ट्रेड किया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है. दैट इज व्हाई यूएस इज इन्वॉल्व इन द साउथ एशियन रीजन. इज इट क्लियर एवरीबडी? हाँ या ना? इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर इन वन शॉट, विच इज आवर कंटेम्प्ररी साउथ एशिया. आई होप सभी को सब कुछ समझ में आया है. साथ साथ अगर आप अपनी एनसीईआरटी रीड करेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आई डोंट थिंक कोई भी डाउट का स्कोप रह जाएगा, और सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स इधर वन शॉट वीडियो में कवर कर दिए गए हैं, और मैंने आपको साथ साथ बताया भी है व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट. क्लियर एवरीबडी? यस और नो? यस. अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, इंडिया पाक रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस है ना, एंड अदर इंडिया और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके अदर नेशंस के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट मार्कर के लिए, ठीक है. और फिर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान में क्या बनता है कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बन पाई है, ये वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है. आपका बांग्लादेश में, बांग्लादेश वॉर क्या इशू था वो इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द इशू. श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, ठीक है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट. एंड इवन नेपाल का भी कई बार पूछा गया है, नेपाल में कैसे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई, क्या प्रोसेस था, ठीक है. दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर, राइट. सार्क पे ज्यादा कुछ नहीं है, साफ्ता पे एक शॉर्ट बन सकता है ज्यादा से ज्यादा. क्लियर एवरीबडी? परफेक्ट. आई होप सबको तसल्ली हुई, काफी फ्रूटफुल रहा ये सेशन. अगर हेल्प हुई है तो फटाफट से चैट में बता दो यार,
फटाफट से बता दो। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो के बाद में बोलती हूँ, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, चाहे वो ट्यूशन के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कजन्स हैं, कुछ भी है, लेकिन जिसको भी हेल्प होगी, जूनियर्स हैं उनको भेजो, राइट। एंड हम वीडियो को शेयर करेंगे। क्लियर एवरीबडी? परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, राइट। कीप वर्किंग हार्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड वेरी 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 आई वुड से एंथुजियास्टिक अप्रोच रखो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, केवल मेहनत करते चलो, राइट। मैंने आप सभी के सजेशंस पढ़ लिए हैं चैट में, मैं सारी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं सभी के मैसेजेस देख रही हूँ। फाइन, चलिए, ओके। सैयद मनल, thank you so much for all the love and support everybody, but make sure to subscribe to the channel और share जरूर करो अपने दोस्तों के साथ जिनकी मदद हो सकती है। सेल्फिश नहीं बनना है ना, सेल्फिश नहीं बनना है कि केवल यार चलो अच्छा है अपना तो रिवीजन हो गया, दोस्त को झूठ झूठ बोल देंगे कि यार नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया है ना, मुझे कहाँ कुछ आता है। ऐसे दोस्त मत बनना, है ना, सच्चे दोस्त बनना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। So guys, if you like the video, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video. Bye everyone.